जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अच्छा जी, कल तक जो चीज़ें हमने देखी थी उसमें जी, आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है जी? अच्छा, चलें, कल तक जो चीज़ें देखी थी हम उसको दोबारा आज किंग डिमांड कर्व को हम दोबारा देखना चाहेंगे, क्योंकि कल में टाइम कुछ कम था, तो इसको दोबारा आज डिस्कस करते हैं। ओलिगोपोली की हमें समझ आ गई। अच्छा, सदफ पूछ रही हैं मेन डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड इंक्लूसिव। अच्छा सदफ, मर्जर तो ये है, मर्जर तो होता है क्या, मर्जर क्या होता है बेसिकली कि मौजूद थे मार्केट में प्लेयर, कुछ के पास 35% था, किसी के पास 10% था, किसी के पास 15% था, किसी के पास 45% था फॉर एग्जाम्पल। तो मर्जर क्या है? मर्जर के अंदर ये दो कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी, ये दोनों कंपनीज मिलके कंपनी सी बन गई। डी और ई अपनी जगह पर रही, लेकिन ये कंपनीज मिलके 45% मार्केट के शेयर को कैप्चर करने के लिए ये दोनों कंपनीज आपस में नहीं मिल गई। अब ये कंपनीज के दरमियान में से ये जो वाल थी, वो वाल सिर्फ खत्म हो गई। अब ये 45% शेयर होल्डिंग इनके पास अब आ गई, फॉर एग्जाम्पल इस तरह करके। तो ये मर्जर है। क्लूसिव क्या था? क्लूसिव था कि जनाब तमाम पार्टीज जो पहले से मौजूद थी, वो क्लूसिव कहती हैं जी कि हम ये करते हैं कि बजाय इसके कि यार आपस में लड़ाई करें, प्राइस को सेट कर लो। प्राइस 10, तुम भी 10 रुपीज चार्ज करो, मैं भी 10 रुपीज चार्ज करूंगा, ये भी 10 रुपीज चार्ज करेगा, ये भी 10 रुपीज चार्ज करेगा। तो कल्यूजन में सिर्फ हम प्राइस के ऊपर फोकस करते हैं, प्राइस एंड आउटपुट, आउटपुट को कंट्रोल करके हम प्राइस को अपने डिजायर लेवल के ऊपर रखते हैं। ये कल्यूजन है। अंडरस्टैंड जी? साइकिल स्टैंड, मोटर स्टैंड, जो भी। जी अच्छा, अब हमारा फोकस था कि जनाब ओलिगोपोली के अंदर हमें ये देखना था कि एक जो मार्केट की प्राइस थी, मार्केट की प्राइस से अगर हम ऊपर जाते हैं और मार्केट की प्राइस से अगर हम नीचे आते हैं, तो जो क्वांटिटी डिमांड है इसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो हमने देखा जब मार्केट की प्राइस से हम नीचे आते हैं तो क्वांटिटी डिमांड उतनी ही रहती है या थोड़ा ही फर्क पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर एग्जाम्पल हम कहें इसके अंदर ये 100 से शायद 105 हो जाए, ये 110 हो जाए, इतना ही फर्क पड़े। और मार्केट की प्राइस से जब हम ऊपर जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांड में हमारा ज्यादा फर्क पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा 25 के करीब का फर्क है। तो अगर तो हम उस प्राइस पे रहें जिस प्राइस पे हम मार्केट, बाकी सब लोग भी चल रहे हैं, बाकी सब लोग भी उसी प्राइस के ऊपर हैं, चाहे वो एग्रीमेंट है या नहीं है, लेकिन मार्केट की जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व है, ये डिमांड एंड सप्लाई कर्व की वजह से प्राइस 10 रुपीज डिसाइड हुई हुई है। अगर कोई भी शख्स इस प्राइस को कोशिश करेगा कि यार मैं अच्छा 10 की बजाय 5 पे बेच के ज्यादा डिमांड को एक्सट्रैक्ट कर लूं, अपने पास ले लूं, तो दूसरे सब लोग भी 5 पे बेचना शुरू कर देंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी सप्लाई कर्व उसी पे आ जाएगी और आपका जो आप चाह रहे थे प्राइस से रेवेन्यू इंक्रीज करना, आपको रेवेन्यू में शेयर आपको उतना नहीं मिलेगा ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो प्राइस इस लेवल से अगर हम प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं
तो इलास्टिक डिमांड हमें नजर आती है। और इस लेवल से अगर हम प्राइस को नीचे लेकर आते हैं तो हमारी इन इलास्टिक डिमांड नजर आती है। कल एक क्वेश्चन था कोई के जी के बुक के अंदर दोनों चीजें उसमें इलास्टिक कही हैं, कहां पे था, कौन सी बुक में कहां पे कहा हुआ जी? कल सदफ का था या किसी का एक क्वेश्चन था, फिजा का, सदफ का, किसी का था। पेज 157 लिशा कह रही है जी, पेज 157 पर ही हैं। कहाँ पे बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आ गई जी। एग्जाम्पल पढ़ते हैं जी। एट द स्टार्टिंग पोजीशन द फर्म सप्लाइज Q0, this is starting position, this is equilibrium quantity, equilibrium price. प्राइस इंक्रीज, जब प्राइस इंक्रीज करती है तब क्या होता है? If the oligopolist raises price above P0, the rival will maintain their price in order to make the firm lose customer. Demand will move along the more elastic portion of the demand curve to the left of Q0. इलास्टिक, यहां पे आपने प्राइस इंक्रीज की, दूसरे लोगों ने छोड़ दी, दूसरे लोगों ने प्राइस आपने इंक्रीज नहीं की, आप इलास्टिक डिमांड कर्व के ऊपर मूव करेंगे। देन प्राइस डिक्रीज। इफ द oligopolist cuts price below P0, P0 से नीचे अगर लेकर आते हैं, then rival will cut price too, rivals भी P0 से नीचे लेके आएंगे प्राइस, and hence there will be a little or no increase in demand. The firm will be forced on the less elastic portion. Firm will be forced on this less elastic portion. यहां पे उसने कहा more elastic, यहां पे उसने कहा लेस इलास्टिक। अलीशा, इलास्टिक कह रहा है, लेकिन यहां पे उसका मतलब क्या है? यहां पे जो हम रिलेटिवली इन इलास्टिक जो कहते हैं उसकी बात कर रहा है, और यहां पे जो रिलेटिवली इलास्टिक जो कहते हैं हम, ये उसकी बात कर रहे हैं। जी अलीशा, ये कंफ्यूजन थी वो। अब ये इन इलास्टिक है, ये इलास्टिक है। हमें पता है कि डिमांड कर्व जितनी फ्लैट होगी उतनी इलास्टिक होगी, और जितनी स्टीप होगी उतनी इन इलास्टिक होगी। बॉक्स वाली एग्जांपल, अच्छा जी, इस एग्जांपल की बात ही नहीं थी, ये देखें, चलें जी इसको भी देखें। द डिमांड कर्व फॉर प्राइस इंक्रीज इज relatively elastic. Price increase, relatively elastic. If an airline raises the price of its tickets from Lahore to Sydney, rivals will not follow suit and the airline will lose revenue. Rivals have no need to follow suit because it is to their competitive advantage to keep the original price. Original price पे ही stick करेंगे। The demand curve for the price decreases is relatively elastic. Price decreases, relatively inelastic कहना चाहिए था ये। If an airline drops the price of its ticket from Lahore to Sydney, rivals will respond by lowering their prices, otherwise they would lose market share. तो यहाँ पे inelastic का जो आपका confusion था वो शायद इस वजह से था, यहाँ पे inelastic कहना चाहिए था। जी, relatively inelastic, क्लियर है जी। अब ये किंग डिमांड कर्व का ना लड़के और स्टूडेंट्स बड़ा वो होते हैं जनाब कि ये सर ये बंद किस तरह रही है, हाउ, आप ये चीज बता तो रहे हैं बट इसकी जो समझ बूझ और उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे करें। तो उसके लिए ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है, यार अच्छा आपने मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो आपने पढ़ लिया ना जी, तो अब हमें मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन
को अगर हमारे सामने है तो हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। दिस इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड इफ दिस इज मोनोपोली। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली की, ये इसकी AR, ये MR, ये इसकी MR और ये AR। हमें अब दो कर्व्स चाहिए, एक जगह पे एक पॉइंट से ऊपर इलास्टिक, उस पॉइंट से नीचे इन इलास्टिक, ये कर्व चाहिए, ऐसा ही है। तो जो कट कर रही है AR जहां पे आपस में कट कर रही हैं, उनको देखिए। इतना पोर्शन हमें इस AR का चाहिए और इतना पोर्शन हमें नीचे वाली AR का चाहिए। ये पोर्शन हमें समझ आई कि यहां तक ये इलास्टिक, ये इन इलास्टिक, ये तो समझ आ गई। एग्रीड जी? इलास्टिक इन इलास्टिक की समझ आ गई। देन उसको देखते हैं दूसरी जानिब, उसके रिलेटिव, इसी के रिलेटिव, इस पॉइंट से जहां पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट से रिलेटिव कट करेंगे। ये आप देखें, अब कट करें, क्योंकि आप ग्राफ में क्या करते हैं, एक पॉइंट अगर इसका लिया है तो आपको जो इसकी रिलेटिव, इसकी साथ में जो पोर्शन है वो आपको इसी का लेना है। ऐसा ही है ना? जो इसका अगर आपने AR लिया है तो MR भी इसी का ही लेना चाहिए ना? क्या ख्याल है? जितना पोर्शन आपने AR का लिया उतना ही पोर्शन आपको MR का लेना चाहिए यहां पे, और जितना पोर्शन आपने इसका AR का लिया उतना ही पोर्शन आपको इसका MR का लेना चाहिए। एग्रीड और नॉट? एग्रीड। अब पोर्शन उतना ही ले लें। इसका ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम डिलीट कर देते हैं, और इसका जो पोर्शन है, इस पोर्शन को भी हम डिलीट कर देते हैं। ये पोर्शन हमने इसका लिया था, ये MR। अब ये देखें, अब जो हमने AR ली थी उसी का पोर्शन MR लिया, जो AR ली थी उसी का पोर्शन MR लिया। अब इन दोनों के दरमियान में हमें गैप नजर आ रहा है, ये दो पोर्शंस के दरमियान में, MR के दरमियान में ये गैप नजर आ रहा है। इस एक सेम पॉइंट के ऊपर जब हम बात करते हैं तो गैप नजर आता है। गैप क्यों आ रहा है? स्पेशली जब भी आप कोई एक इस तरह की लाइन हो और एक इस तरह की लाइन हो, तो आप अगर सेम पॉइंट के ऊपर कट करेंगे तो दोनों के दरमियान में गैप होगा कि नहीं होगा? सेम पॉइंट के ऊपर कट करेंगे तो गैप होगा। तो ये गैप इसी वजह से आ रहा है, ये गैप इसी वजह से आ रहा है। AR और MR किंक्ड डिमांड कर्व्स का कॉन्सेप्ट हमें यहां से पता चलता है कि MR विल बी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ कर्व। ये पहले जाएगी, फिर स्ट्रेट होगी, फिर जो इन इलास्टिक होगी। पहले इलास्टिक MR, फिर स्ट्रेट, फिर इन इलास्टिक। क्लियर है जी? अब इससे हमने फायदा क्या उठाना है?
जब अब ये सारी हमें समझ आ गई, पता चल गया जी कि एम आर ए आर, सर आपने काफी इसके ऊपर टाइम हमारा बर्बाद कर दिया, ए आर और एम आर, इससे हमें जो कहते थे ना हम इक्विलिब्रियम, एम सी इज इक्वल टू एम आर, हम इक्विलिब्रियम इसको कहते थे, और एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। तो जितने भी एमसी, जिस भी फर्म के एमसी इधर से गुजर रहे होंगे, इधर से गुजरेंगे, जो एमसी इधर से गुजरेगा, जो एमसी इधर से गुजरेगा, वो सेम प्राइस पर ही पहुंचेगा। आपकी जो प्राइस है दैट विल रिमेन ऑन दिस पॉइंट, किंग पॉइंट के ऊपर ही आएगी। जिस प्राइस के ऊपर आपकी मार्केट स्टेबल है, मार्केट ने जो प्राइस डिटरमिन की हुई है, उसी प्राइस के ऊपर ही आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएंगे। आप उस प्राइस से अगर ऊपर नीचे कहीं पे जाते हैं, आप इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेंगे, इक्विलिब्रियम पे ऊपर आपका इंपैक्ट आएगा। तो आपकी एमसीज, जितनी एमसीज विल कट थ्रू दीज लाइंस, दीज एरिया, इस एरिया से, तो आपकी प्राइस विल रिमेन सेम। जो मार्केट की प्राइस है उसी प्राइस के ऊपर ही आप आएंगे, क्योंकि आपको हमेशा पता है कि जब एमसीएमआर से गुजरता है, उस पॉइंट से आपका इक्विलिब्रियम है, और उससे आप ड्रा करते हैं एआर के ऊपर देखने के लिए कि प्राइस क्या होगी। तो इस लाइन के अंदर से, जो गैप के अंदर से जो भी एमसी गुजरेगी, आपको सेम प्राइस देगी। क्लियर है जी, या कोई मुश्किल है? ये हमारे पास उसी की ही है, वो जो हमने अभी देखी, इलास्टिक, इन इलास्टिक, ये एमआर, ये एमआर, और इनके दरमियान में ये गैप। ये एमसी, जितने एमसी, जो एमसी इधर से गुजरेगा, वो आपको प्राइस ये इक्विलिब्रियम वाली देगा। इसको पढ़ लेते हैं, assumptions ऑफ किंग डिमांड कर्व। assumptions देखें जी क्या कह रहे हैं। There is an established or prevailing market price for the product of the oligopolies industry. Established prevailing market price है जी। Each seller's attitude depends on the attitude of his rivals. जो ओलिगोपोली का हमने कहा था कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफियंस है, ओलिगोपोलिस की हमने कहा था इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफियंस। Any attempt by one seller to increase sales by reducing price of his products will trigger other firm will also follow his move and thereby starting price war. जो हमने कहा कि प्राइस को अगर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, तो प्राइस वार हो जाएगी और आप ज्यादा डिमांड बढ़ा नहीं पाएंगे। If one seller raises price of his product, other firm may not follow his price rise policy. वो प्राइस राइज पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे और आपकी डिमांड डिक्रीज करेगी। ये अजम्पशंस हैं ऑफ दिस किंग्स डिमांड कर्व। एडवांटेज ऑफ ओलिगोपोली, एडवांटेज क्या हो सकते हैं? ये क्वेश्चन आई कैप पूछता है कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओलिगोपोली, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ किंग्स डिमांड कर्व। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसके आंसर हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एडवांटेज कौन से हैं जी? अच्छा जी, मेंबर्स ऑफ एन ओलिगोपोली माइट बी एबल टू सेट प्राइस, दो दिस माइट नॉट बी लीगल, माइट बी इलीगल। जो आपने कहा एक्लूसिव ओलिगोपोली के अंदर, ये कौन सी में करेंगे? क्लूसिव में सिर्फ कर सकते हैं, नॉन क्लूसिव में तो लड़ाई हो रही होती है, प्राइस वार। Oligopolists are able to make large profit as there are few players in the market. Large profits कमा सकते हैं। Barriers to entry allow an oligopolist to maintain profits in the long term. Barriers to entry भी मौजूद हैं। Customers are easily able to make price comparisons among the few players existing in the market, and this may lead to competitive pricing. ये आपके सामने अवेलेबल है जनाब। आप फोन के ऊपर देखते हैं, यार जोंग का पैकेज बड़ा अच्छा आया है, नहीं उसका यूफोन का अच्छा पैकेज है, नहीं यार वो जैस ने अच्छा पैकेज दिया है।
आप कंपैरिजन करते हैं और इजीली कंपैरिजन है, आपको नजर आ सकता है, देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है लेकिन कर सकते हैं आप। फिर हमारे सामने वो के जी के ओलिगोपोलिस्ट हाई प्रॉफिट्स कमाते हैं, जो हमारे पास मोबाइल ऑपरेटर्स हैं ये हाई प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि ये एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं अपनी फ्यू प्लेयर्स इन द मार्केट की पोजीशन को। Stable prices in the market make planning easier for both the supplier and the customer. अगर तो जैसे एक्सक्लूसिव है तो फिर तो स्टेबल प्राइसेस है, और अगर कंपटीशन आपका मेच्योर हो चुका हुआ है, कंपटीशन कर करके आप एक लेवल पे आप रुक गए हैं, तो फिर आपकी स्टेबल प्राइसेस होंगी, और स्टेबल प्राइसेस आपकी मार्केट के लिए आसानी पैदा करती हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ओलिगोपोली, ओलिगोपोली के डिसएडवांटेजेस भी हैं जी। Price setting is an oligopoly might move disadvantages to customer। जैसे हमने सीमेंट की एग्जांपल देखी थी कि 150 रुपए से 750 रुपए पे चला गया, तो एक्सक्लूसिव ओलिगोपोली के अंदर इसी तरह से पेट्रोल की एग्जांपल है कि पेट्रोल को जानबूझ के सप्लाई रिड्यूस करते हैं ताकि एक्सक्लूसिव ओलिगोपोली में डिसएडवांटेज हो सकता है कस्टमर को। इनोवेशंस ऑफ स्मॉल प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री इज स्टिफल्ड। छोटे जो लोग हैं, छोटी, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन की वजह से जो जिसके मसल्स लेस स्ट्रांग होंगे वो मार्केट से आउट हो जाएगा, या वो किसी दूसरे का मर्जर का बायस बन जाएगा, मर्जर और मर्ज कर जाएगा दूसरे के साथ, या मार्केट से उसको निकलना पड़ेगा जिसके पास फाइनेंशियल मसल स्ट्रांग नहीं है। तो इसी को कह रहे हैं कि जो स्मॉल प्लेयर्स हैं वो उनकी ग्रोथ, उनकी प्रमोशन स्टिफल्ड होती है, रुक जाती है, मुश्किल होती है। An oligopolist is able to make good profit on an ongoing basis, so there may be no incentive for product improvement। वो जो आप एक्सक्लूसिव ओलिगोपोली की आपने, तो आपको जरूरत नहीं है फिर प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट की, आप तो पता है कि यार हम प्रॉफिट तो कमा रहे हैं। ओलिगोपोलिस्ट इंडस्ट्रीज कैन सफर फ्रॉम प्राइस वार्स का भी मसले हो सकते हैं। तो ये डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ ओलिगोपोली के हमें नजर आते हैं। लेकिन अब आज के दिन हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुआ, और माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारे जो मामला थे वो अपने इख्तिताम पे पहुंचे। कल के दिन हमने क्लास नहीं करनी, कल हम अवेलेबल नहीं होंगे, और मंडे से इंशाल्लाह हम मैक्रो के ऊपर अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मंडे के दिन चैप्टर 5 का आपका टेस्ट कर लेते हैं, चैप्टर 5 का कंप्लीट टेस्ट। क्लियर है जी? चैप्टर 5 का कंप्लीट टेस्ट मंडे को अलॉन्ग विद योर MCQs वो मंडे के दिन कर लेते हैं, और मंडे से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। चलें जी, आज के दिन के लिए इतना ही, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन हो तो। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।